पड़ताल कर रहे हैं। ये रिश्ते काफी उलझे हुए हैं और लगातार बदलते भी रहे हैं। जी। हमारे पास कुछ पुराने दस्तावेज हैं, कुछ हाल की रिपोर्ट्स भी हैं। और देखिए, दिलचस्प बात यह है कि एक दौर था जब इन दोनों में आप कह सकते हैं गहरी दोस्ती थी। हाँ, बिल्कुल, ये समझना बहुत जरूरी है कि कैसे मतलब जियो पॉलिटिक्स इतनी तेजी से बदल सकती है। आज जो हम दुश्मनी देखते हैं वो गहरी है, पर इसकी शुरुआत असल में दोस्ती से हुई थी। तो हमारा मकसद यही है कि इन स्रोतों से जरूरी बातें निकालकर इस रिश्ते की पूरी कहानी सामने रखें। और ये बात शायद कई लोगों को चौंका दे कि 1979 की ईरानी क्रांति से पहले मतलब शाह के जमाने में ईरान और इजराइल के बीच सिर्फ राजनयिक रिश्ते नहीं थे, बल्कि मजबूत सैन्य और आर्थिक रिश्ते भी थे। सही कहा। ईरान तो उन शुरुआती मुस्लिम देशों में था जिसने इजराइल को मान्यता दी थी। हाँ, तेल का व्यापार होता था, खुफिया जानकारी भी साझा होती थी। मोसाद और ईरान की जो एजेंसी थी सावाक, वो मिलकर काम करते थे उस समय के साझा दुश्मनों के खिलाफ। जी हाँ, जैसे मिस्र या इराक के खिलाफ, और कृषि तकनीक में भी साझेदारी थी। लेकिन फिर 1979 में जब इस्लामिक क्रांति हुई और अयतुल्ला खुमैनी सत्ता में आए, हाँ, बस वहीं से सब पलट गया पूरी तरह से। नए इस्लामिक शासन ने इजराइल से सारे रिश्ते तोड़ दिए और उसे ज़ायोनी शासन कहना शुरू कर दिया। जी, जो उनके हिसाब से इजराइल के वजूद को ही नकारता है, और उन्होंने उसके खात्मे का आह्वान किया। तभी से ईरान की नीति वो इजराइल को मान्यता न देने की रही है। और तभी से ईरान ने हिजबुल्लाह, लिबनान में और गाजा में हमास, इन गुटों का समर्थन करना शुरू किया। बिल्कुल, जो इजराइल विरोधी गुट है। अच्छा, तो सवाल ये उठता है कि ईरान इन गुटों को, खासकर हिजबुल्लाह को, इतना पैसा और हथियार क्यों देता है, जबकि इससे उस पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी तो पड़ता है। इजराइल तो हिजबुल्लाह को अपने लिए सबसे बड़ा खतरा मानता है। देखिए, ये ईरान की एक क्षेत्रीय रणनीति का बहुत अहम हिस्सा है। इन प्रॉक्सी गुटों के जरिए, मतलब अपने क्षेत्रीय सहयोगियों के जरिए, वो इजराइल को सीधे लड़े बिना चुनौती देता है। अच्छा। और मध्य पूर्व में अपना दबदबा, अपना असर बनाए रखने की कोशिश करता है। गाजा में हमास को समर्थन देना भी वो इसी रणनीति का हिस्सा है। इससे इजराइल की सुरक्षा चिंताएं सीधी बढ़ती हैं। और इन क्षेत्रीय प्रॉक्सी लड़ाइयों के साथ साथ एक और बड़ा मुद्दा है जिसने दशकों से टेंशन को बहुत ऊपर रखा है, वो है ईरान का परमाणु कार्यक्रम। जी हाँ, ये तो बहुत ही गंभीर मसला है। इजराइल को हमेशा से ये डर रहा है कि ईरान कहीं परमाणु हथियार न बना ले। बिल्कुल। और ऐसी खबरें भी हैं कि इजराइल ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को धीमा करने के लिए साइबर हमले किए हैं, जैसे वो स्टक्सनेट वायरस। हाँ, स्टक्सनेट, जो खास तौर पर उनके सेंट्रीफ्यूजेस को निशाना बनाने के लिए डिजाइन किया गया था। जी। और ईरानी परमाणु वैज्ञानिकों को भी निशाना बनाया गया है, ऐसी रिपोर्ट्स हैं। हाँ, ये मामला और भी गंभीर हो गया है हाल की रिपोर्टों के बाद कि ईरान ने अपना यूरेनियम संवर्धन 60% से ज्यादा बढ़ा दिया है। और ये स्तर जो है वो हथियार बनाने लायक यूरेनियम के बहुत बहुत करीब माना जाता है। तो इसके जवाब में इजराइल क्या कर रहा है? इजराइल ने कई बार मतलब सार्वजनिक तौर पर ईरान के परमाणु ठिकानों पर सैन्य हमला करने की धमकी दी है। हाँ, अक्टूबर 2023 में हमास के हमले और उसके बाद जो गाजा में जंग शुरू हुई, उसने इस तनाव को और भड़का दिया है ना? बिल्कुल। हमास को जो ईरानी समर्थन मिलता है उस पर पूरी दुनिया की नजर गई, और इसके बाद हमने देखा कि लेबनान से हिजबुल्लाह और सीरिया से दूसरे ईरान समर्थित गुटों ने भी इजराइल पर हमले तेज कर दिए। और जवाब में इजराइल ने भी सीरिया में ईरानी ठिकानों पर हमले तेज किए। जी हाँ, हवाई हमले बढ़ा दिए हैं, खासकर हथियारों की सप्लाई लाइनों को निशाना बनाते हुए। फिलहाल तो देखिए, दोनों देशों में कोई औपचारिक राजनयिक रिश्ते नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। दोनों एक दूसरे को अपने वजूद के लिए खतरा मानते हैं। लेकिन हाँ, कभी कभी ऐसी खबरें आते हैं कि ओमान या तुर्की जैसे तीसरे देशों के जरिए पर्दे के पीछे कुछ बातचीत होती है, शायद हालात को पूरी तरह बिगड़ने से रोकने के लिए। हाँ, शायद किसी बड़े टकराव को टालने के लिए। तो हमने देखा कि कैसे दो देश जो कभी सहयोगी थे, आज एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन गए हैं। ये पूरी दुश्मनी प्रॉक्सी युद्धों, परमाणु महत्वाकांक्षाओं और इलाके में मतलब अपना दबदबा कायम करने की लड़ाई के इर्द गिर्द घूम रही है। हाँ, और भविष्य में तनाव और बढ़ने का खतरा तो साफ दिख रहा है, खासकर जब ईरान अपना क्षेत्रीय असर और जाहिर है परमाणु कार्यक्रम बढ़ा रहा है। और दूसरी तरफ इजराइल के जो रिश्ते खाड़ी देशों से सुधरे हैं, जैसे यूएई, बहरीन, वो अब्राहम समझौते के तहत सैन्य टकराव हो सकता है। देखिए, मुमकिन तो है, लेकिन ये जरूरी नहीं है,
क्योंकि दोनों पक्ष कहीं ना कहीं आक्रामक तेवर दिखाने और रणनीतिक संयम बरतने के बीच एक बहुत मुश्किल संतुलन साधने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ एक बात सोचने वाली है, क्या इतने गहरे वैचारिक मतभेद और इतना अस्थिर क्षेत्रीय माहौल होने के बावजूद बिना औपचारिक मान्यता के भी इन दोनों ताकतों के बीच तनाव कम करने का और टकराव से बचने का कोई रास्ता निकल सकता है?